मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। मैं वापस म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बता दीजिएगा या आप अपना पूरा मोबाइल म्यूट कर लीजिए। मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, आप तभी मैं पढ़ा पाऊंगा आप लोग को। चलिए लिखिए रसायन शास्त्र के ये लेक्चर 7 है, लेक्चर 8 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र निकालना। अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र निकालने का पूरा सिद्धांत समझेंगे। लिखिए मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र निर्धारण। तो सिंपल समझिए कि आपको यदि द्रव्यमान प्रतिशतताएं दी जाएं, सबसे पहले आपको इसमें द्रव्यमान प्रतिशत दिया जाएगा। सबका द्रव्यमान प्रतिशत, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, और कुछ भी हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। और तो एलिमेंट का आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया जाएगा। ये सब एलिमेंट है, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं एलिमेंट, और भी हो सकते हैं। इन सबका द्रव्यमान प्रतिशत ऐड करके देख लीजिए तो ये 100% आ जाएगा। इसका योग करके देख लीजिए तो सबसे पहले आप अगर योग करके देखेंगे तो अपने आप 100% आ जाएगा। और भी हो सकते हैं कुछ यहाँ पर, तो पहला आप योग करके देख लीजिए। ये योग, ये योग करके देख लीजिए। अब जो द्रव्यमान प्रतिशत दिए हैं यहाँ पर, जो द्रव्यमान प्रतिशत अपन पहली क्लास में द्रव्यमान प्रतिशत का पढ़ चुके हैं, तो जो द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिए गए हैं उन द्रव्यमान प्रतिशत में आप सबको परमाणु भारों से विभाजित कीजिए। तो दूसरा पॉइंट आपका है द्रव्यमान प्रतिशत को परमाणु भार से विभाजित करना। ये परमाणु भार, तो कार्बन का प्रतिशत जो दिया जाएगा आपको, जो कार्बन का प्रतिशत आपको दिया जाएगा उसको आपको उसके परमाणु भार से डिवाइड करना है। हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया जाएगा उसको उसके परमाणु भार से डिवाइड करना है। ऑक्सीजन का प्रतिशत दिया जाएगा उसको उसके परमाणु भार से डिवाइड करना है। और जो भी दिए जाएं, अगर नाइट्रोजन भी दिया गया होता है इसमें तो नाइट्रोजन के परमाणु भार से उसे डिवाइड कर देते आप। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, उससे आप डिवाइड कर देते हैं। और कुछ दिए तो सबके परमाणु भारों से डिवाइड करना। ये आपका पहला पॉइंट है, समझ गए? तो ये आपका, और भी दिए हो तो सबको उनके परमाणु भारों से डिवाइड। तो पहला पॉइंट आपका क्या हुआ? द्रव्यमान प्रतिशत जो दिए हैं उनका योग देख लेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत को सबके द्रव्यमान प्रतिशत जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं उनको उनके परमाणु भारों से डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए कि इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया ए। सपोज ये 12 है, ये 12% है, तो 12/12 कितना आ गया? 1। तो अपन यहाँ पे 1 लिख देंगे। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया।
सपोज ये आपका कितना है 10, तो 10/1 ये हो गया आपका 10। सपोज ये आपका 32 है, 32/16 तो ये हो गया आपका 2। सपोज ये आपका 14 है, तो 14/1 ये हो गया, 14/14 ये हो गया 1। तो इस तरह से हम ए बी सी डी ये इनको निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, समझ गए। तो दूसरा पॉइंट हमने इनके प्रतिशत को उनके परमाणु भारों से विभाजित किया, ए बी सी डी निकाल लिए, ए बी सी डी निकाल लिए। और इनमें आप देखें, जैसे मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसा कुछ भी है। अब बताओ सबसे छोटा कौन है, ये है 1। तो सबसे छोटे को देख लो, तो ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा, इसमें सबसे छोटी राशि ये है। सपोज सबसे छोटी राशि ये है, सबसे छोटी राशि, सबसे छोटी राशि आपने देख ली कि ये सपोज ये है, सपोज है, बाकी और सब ज्यादा है, ठीक है। तो आपने सबके ये जो है, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिए, सबसे छोटी सबको इनके ए बी, ए को आपने ए से विभाजित किया, बी को आपने ए से विभाजित किया, सी जो आया उसको भी आपने ए से विभाजित किया, ये डी जो आया उसको भी आपने ए से विभाजित किया, ये विभाजित कर दिया आपने। ये नया पॉइंट आपका। सभी को ये जो भजनफल आए हैं, ये जो भजनफल आए हैं, इनको सबसे छोटी राशि से विभाजित किया। ये देखिए ए है, ये उसको ए से विभाजित किया, बी है, बी को भी ए से विभाजित किया, ये सबसे छोटी राशि है, सबसे छोटी राशि से विभाजित करना। सी आया, ये सी को भी आपने सबसे छोटी राशि से विभाजित किया। ये डी आया, डी को भी आपने सबसे छोटी राशि से विभाजित किया। ये सभी को आपने छोटी राशि से विभाजित कर दिया। ये अगला पॉइंट है, सबसे छोटी राशि से विभाजित करना, सबसे छोटी राशि से विभाजित करना। तो हमने सबसे छोटी राशि से विभाजित किया। अब बताओ, अगर मान लीजिए ये a/a है तो ये 1 आ जाएगा, मैंने इसको लिख दिया सपोज स्मॉल a, ये आ गया b/a, ये स्मॉल b, ये c/a, ये आ गया स्मॉल c, ये d/a, ये स्मॉल d, ये आ गया आपका a b c d आ गई। तो ये आपकी ये वैल्यू आ गई। अब ये जो आए भजनफल, ये जो ए बी सी डी आए, समझ गए। अगर ये पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक, यदि ये सभी पूर्णांक हैं, यदि ये पूर्णांक है तो फिर अणु सूत्र आपका, तो मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र ये आ गया आपका। कार्बन हो गया ए, हाइड्रोजन हो गया बी, ऑक्सीजन हो गया सी, नाइट्रोजन हो गया डी। ये तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र। अब यदि ये पूर्णांक नहीं है, यदि ये पूर्णांक नहीं है, तो किसी उचित संख्या का गुणा कर, उचित संख्या का गुणा कर पूर्णांक में बदल देंगे। पूर्णांक में बदलेंगे। यदि पूर्णांक नहीं है, सपोज ये देखो a का मान ये 1 है, ये इसका मान 1.5 है, ये 2 है और ये 3 है। अब बताओ ये a b c d है, a b c d, अब ये पूर्णांक नहीं है, तो हम सब में गुणा कर दें किसका, 2 का। ये 2 का गुणा कर दिया, ये देखिए ये 2 का गुणा किया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये आपका ए। अब ऐसा लिखा जाएगा, यदि पूर्णांक नहीं है
तो आप गुणा कर दीजिए। अब बताइए कैसा लिखेंगे इसे, C को 2, H को 3, O को 4 और N को 6, ऐसा लिख देंगे। तो पूर्णांक है, यदि ये पूर्णांक है तो सीधा लिख दीजिए ABCD, ये जो आया सीधा लिख दीजिए। पूर्णांक नहीं है तो कोई संख्या का गुणा करके उसे पूर्णांक में बदल दीजिए। पूर्णांक में बदल दिया अपन ने। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। तो ज्यादातर ये पूर्णांक मिलते हैं, और पूर्णांक नहीं है 1.5 है तो हम 2 का गुणा करके सभी में और पूर्णांक में बदल देंगे। तो उचित संख्या देख लीजिए और उसे पूर्णांक में बदल दीजिए, बड़ा सिंपल है। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया। अब जब पूर्णांक आ गया, अब बताइए, अब अपने को निकालना है मूलानुपाती सूत्र भार। जैसे अणुभार होता है, अणुभार अपन कैसे निकालते हैं, वैसे ही मूलानुपाती सूत्र भार निकालेंगे। जैसे अणुभार निकालते हैं वैसे ही मूलानुपाती सूत्र भार निकालेंगे। तो अगला पॉइंट, तो पहला पॉइंट आपका ये, दूसरा पॉइंट आपका ये, तीसरा पॉइंट आपका ये, जो आए हैं ABCD को छोटी राशि से भाग देना, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपका ये हो गया, यदि ये सभी पूर्ण है, कौन, ये ABCD, यदि A, B, C और D, यदि ये ABCD पूर्णांक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा मूलानुपाती सूत्र लिख देंगे। और पूर्णांक नहीं है तो पांचवा पॉइंट आपका ये हो गया। तो छठवां पॉइंट आपका ये हो गया, मूलानुपाती सूत्र भार। जैसे अणुभार, ये मूलानुपाती सूत्र आ गया, ये मूलानुपाती सूत्र आ गया आपका सीधा, ये देखिए ये मूलानुपाती सूत्र। तो इसका भार निकालना है। बोलिए कार्बन कितना होता है, 12 × A। अगर A का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, 2 है तो 2 रख दीजिए, 3 है तो 3 रख दीजिए, प्लस B का हाइड्रोजन का एटॉमिक भार होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक भार होता है 1 × B कर दीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक भार होता है 16 × C कर दीजिए। नाइट्रोजन का होता है 14 × D कर दीजिए। तो ये ऐड करिए, ये ऐड करिए, ये ऐड करिए और ये ऐड करिए, और ये आपका आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र भार। यह आ गया आपका मूलानुपाती सूत्र भार। क्या आ गया ये, मूलानुपाती सूत्र भार। तो मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लीजिए। मूलानुपाती सूत्र भार ये आपका, ध्यान से सुनिए कैसे निकालना है। 12 × A, 1 × B, 16 × C, 14 × D, सबका मान रख करके और मूलानुपाती सूत्र भार निकाल दिया अपन ने। ये आपका छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट, आपको अणुभार दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा अणुभार हमेशा प्रश्न में दिया जाएगा। अणुभार ना दिया जाए तो बाष्प घनत्व दिया जाएगा, और बाष्प घनत्व में 2 का गुणा कर दोगे तो अणुभार आ जाएगा। यदि अणुभार दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मान लीजिए बाष्प घनत्व दें तो 2 का आप गुणा कर देना, तो 2 गुणित बाष्प घनत्व अणुभार होता है, ये प्रश्न में दिया रहेगा। ये प्रश्न में दिया रहता है। तो हमेशा या तो बाष्प घनत्व दिया रहेगा तो 2 का गुणा करके अणुभार निकाल दीजिए, या सीधा अणुभार दिया रहता है, कोई परेशानी नहीं है, आपके पास है। आठवां पॉइंट, ये आपने मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लिया यहां से, और अणुभार आपको यहां से मिल गया।
तो अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। तो अणुभार को मूलानुपाती सूत्रभार से डिवाइड कीजिए तो ये n आ जाएगा, और ये जो n आया तो 9वां पॉइंट, अब अणुसूत्र निकालना है। अणु देखिए, ये मूलानुपाती सूत्र है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये देखिए मैं A लिख रहा हूं, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। ये है आपका N आ गया। अणुभार को मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड किया तो N आ गया, और सबको N से मल्टीप्लाई कर दो। इसको N से मल्टीप्लाई, इसको N से मल्टीप्लाई, इसको N से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये पूरा अणु सूत्र क्रिएट हो गया, ये अणु सूत्र आ गया। तो अब आप इस पूरी मेथड को लिख लीजिए, ये फाइनल पॉइंट आपका अणु सूत्र ज्ञात हो गया। बताइए, ये समझ आ गया आपको पूरा? यस सर। यस सर। तो ये पूरा अच्छे से एक बार लिख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। सर लिख लिया। वेल डन। तो मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र निकालना है। कभी आपको यहां तक प्रश्न आ सकता है, कभी आपको यहां तक आ सकता है, बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिए जाएंगे, इन द्रव्यमान प्रतिशत का योग करके देख लीजिए 100 आता है कि नहीं। ध्यान से सुनना, अगर 100 नहीं आता है, जैसे 90 आता है, तो ऑक्सीजन 10, हमेशा बची हुई ऑक्सीजन होगी। तो एक अलग से एक पॉइंट आप 10वां लिख लो, यहां पर योग करके देखेंगे। 100 योग नहीं आता है, सपोज यहां पर 100 योग नहीं आता है, तो सपोज 80 आया तो हम ये बोलेंगे 20% ऑक्सीजन है। सपोज 90 आता है तो हम ये बोलेंगे 10% ऑक्सीजन है। तो ये योग ज्यादातर 100% केसों में, सभी केसों में 100 आएगा, सभी केसों में 100 आएगा। लेकिन फिर भी ना आए, मान लो आपको फिर भी नहीं दिया जा रहा है कि यार चलो बच्चे को मालूम है कि नहीं, तो फिर ऑक्सीजन का ही प्रतिशत माना जाता है। और ध्यान से सुनना, 99.8, 99.9, 99.5 तक आए तो 100 मान लेना, नहीं तो बोले सर 0.5 ऑक्सीजन तक हम नहीं होगा ऑक्सीजन। तो मीनिंग आप यहाँ पे लिख ही लीजिए, यदि योग 100 ना आए तो बचा हुआ या बचा हुआ प्रतिशत ऑक्सीजन का होता है। पॉइंट समझ गए तुम लोग? जैसे मान लो आपने सबका योग किया, इसका 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 और इसका, कितना आया 100, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुमने योग किया ये और ये छोड़ देना, ये तो दिया नहीं जाएगा, ये दिया नहीं जाएगा नाइट्रोजन, और तुमने योग किया आया मान लीजिए 80, तो तुम क्या बोलोगे 20 क्या होनी चाहिए फिर ऑक्सीजन, जो दी नहीं गई है, फिर वो 20 ऑक्सीजन, हमेशा ऑक्सीजन का परसेंट मानते हैं।
ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बतला दिया अलग से ताकि आपको कभी आ जाए तो इसमें भी दिक्कत ना हो। बताइए, ये बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये sir. पहला पॉइंट हुआ आपका द्रव्यमान प्रतिशत वाला। दूसरा पॉइंट, जितने भी द्रव्यमान प्रतिशत दिए गए हैं उन सबके द्रव्यमान प्रतिशत को 12 से, कार्बन हो तो 12 से, हाइड्रोजन हो तो 1 से, ऑक्सीजन हो तो 16 से, नाइट्रोजन हो तो 14 से, सल्फर हो तो 32 से, ठीक है, फास्फोरस हो तो 31 से, एल्यूमिनियम हो तो 27 से, सोडियम हो तो 23 से, मैग्नीशियम हो तो 24 से। माने किससे? परमाणु भार से विभाजित करना। परमाणु भारों से विभाजित कर दिया तो ये मोलों की संख्या आ गई। भार बटे परमाणु भार क्या कहलाते हैं? ये मोलों की संख्या आ गई। एक्चुअली आप चाहो तो लिख लो, ये मोलों की संख्या आ गई। आप इसमें सबसे छोटी राशि देख लो। वैसे भी तुम्हें मालूम है ना, भार बटे परमाणु भार क्या होते हैं? मोल। भार द्रव्यमान है और बटे परमाणु भार मोलों की। मोल की पहली परिभाषा यही है कि मोलों की संख्या बराबर से भार बटे परमाणु भार। तो ये मोलों की संख्या आ गई, ए बी सी डी। समझ आ गया? ए बी सी डी। अब इसमें सबसे छोटी देख लो। हो सकता है ये छोटा, हो सकता है ये छोटा हो, तो सबसे छोटी राशि देखी हमने। सभी को जो आए आपका ए बी सी डी, सभी को सबसे छोटी राशि से डिवाइड कर दिया। जब सबसे छोटी राशि से डिवाइड करोगे तो इसका मान लिख लेना। सपोज ये उदाहरण के तौर पर ये आया आपका 1, ये आया 2, ये आया 3, आया 4। उदाहरण के तौर पे तो सबसे छोटा 1 है, तो 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 ये आ जाएगा। तो ये आपका ये वैल्यू आ गया क्या? 1 2 3 4, ऐसा ये आ गया आपका 1 2 3 4। ये आपने लिख दिया, ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया। ये आ गया आपका मूलानुपाती सूत्र। अगर ये मान लीजिए सपोज ये आपका होता 1.5 या आपका 1.5 होता, तो उचित राशि अपन 2 देखते, 2 का गुणा करके और फिर उसको बदल देते, तो ये पूर्णांक बन जाता। अपने को पूर्णांक में बदलना हो, तुमको आता है, तो मैंने इसको हटा दिया अभी। तो आप पूर्णांक वाली बात का भी ध्यान रखना, इसकी संभावना भी कम रहती है और इसकी संभावना भी कम रहती है, पर आ जाए तो आपको क्लियर रहे। फिर अणुभार, ये हमेशा प्रश्न में दिया रहता है। अणुभार हमेशा प्रश्न में दिया रहता है। कभी कभी अणुभार ना देके बाष्प घनत्व देते हैं, तो 2 गुणित बाष्प घनत्व कर देना तो अणुभार मिल जाएगा। और अणुभार का मान रखा और मूलानुपाती सूत्र भार निकालने का ये तरीका। वैसे ही जैसे अणुभार निकालते हैं वैसे ही मूलानुपाती सूत्र भार निकालते हैं। तो ये मूलानुपाती सूत्र भार आपने निकाला और यहाँ पर उसका मान रख दीजिए। जैसे सपोज ये 100 है, ये 50 है, तो 100/50 n का मान हमें 2 मिल गया, तो सब में 2 का गुणा कर दिया अपन ने। ये वाला इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी, इसमें भी। ये मैंने ABCD लिख दिए। तो ये परमाणु, तो ये आपका सीधा अणु सूत्र मिल गया हमको। तो अब आप बताइए, अब मुझे बताइए कि आप पूरी चीजों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब ये Yes, बात अच्छी sir. तरीके से Yes, समझ sir. आ गई? Yes, बस। sir. अब बोले सर ये कैसे आएंगे? Yes, sir. तो हाँ, ये कैसे निकालेंगे? तो 1% आपको निकालना समझाया था, मास परसेंट। लेकिन इनका जो क्या बोलते हैं, प्रयोगात्मक रूप से इसको हम निकालेंगे वहां पर जहां अपन कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं और पहला चैप्टर पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन का, वहां पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे।
एक बार आप इसकी स्टडी कीजिए, मैं 1 मिनट पानी पी के आता हूँ। उसकी प्रिंसी को फोन लगाओ और ये पूछो कि वो जो ब्लड रिपोर्ट तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट 100% कंप्लीट हो गया, ये वाला चैप्टर आपका। अब आप इसकी एक्सरसाइज करें और जो आपके पास पुस्तक हो उससे इसकी एक्सरसाइज कर लें। पहले एनसीईआरटी के छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, जो उदाहरण होते हैं वो, फिर इन टेक्स्ट वाले, और फिर एक्सरसाइज जिसे अपन अभ्यास बोलते हैं, सबसे लास्ट में जो दिए रहते हैं एक्सरसाइज वाले, सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पलर। तुम देखोगे 2020 के जितने भी पेपर हैं अभी जो क्वेश्चन है उनमें ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम्पलर हैं, सीधे एग्जाम्पल आए, ठीक है। और सबको मालूम है, मैंने 2020 का पेपर तो पूरा नेट पे डाल दिया है, पूरा एनालिसिस करके, थोड़ा इंग्लिश में है लेकिन आपको समझ आ जाएगा, आप देख सकते हो। पूरे मैंने बताए कि एनसीईआरटी के सारे लाइन से लाइन आई है बिल्कुल, और जो थ्योरी के क्वेश्चन है वे सीधे लाइन से आते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ जैसा का तैसा, एक शब्द का अंतर नहीं, वही की वही लाइन। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी या अपनी जो 12th की 11th की पुस्तकें हैं जो आपने पढ़ी होंगी 11th में, युगबोध वगैरह, बिल्कुल सेम उनमें, और उसको कोई अंतर नहीं है, वो सब मेरी देखी हुई है, तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आप वो उपयोग करो, बहुत अच्छा है वो, सबसे अच्छा वही है। इधर उधर बिल्कुल मत भागो, जो सबसे मैंने आपको विद्या मैंने आपको पूरी दे दी है कि कैसे सॉल्व होना है, एक एक बात समझा दी मैंने तुमको, तो इस तरह आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। जैसे मैं तुमको अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तुम्हें फटाफट सॉल्व करके बतलाता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, मैं आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाता हूँ, सब समझ आ जाएगा तुमको। 1 मिनट वेट करना, मैं ये हाथ धो लूं क्योंकि आईपैड को छूते हैं तो सब खराब हो जाता है।